हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं यम्बी पब्लिकेशन का एसएससी इंग्लिश का बुक, जो अजय कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक का, यम्बी पब्लिकेशन बुक का एसएससी सीजीएल 2017 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को अभी हम लोग करने वाले हैं। उसमें सेट नंबर 16, अगर आपके पास किताब है तो सेट नंबर 16 को आप निकालेंगे और इसके सेट नंबर 16 के हर एक सवाल को, जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, उन सारे सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं कुछ नए नए तरीके भी बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे करें, ठीक है। और ये जो सेशन है, प्रतिदिन हम लोग 8 बजे मिलने वाले हैं। 8 बजे ये सेशन प्रतिदिन होगा, तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका कॉमन एरर का। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। मैं कुछ टाइम भी आपको दूंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस वाले पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। यह क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जल्दी से आप बताएं, कमेंट करें कि किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं साथियों, माई सिस्टर इन लॉज। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर इन लॉज। अब एक रूल आप हमेशा ध्यान में रखेंगे यहाँ से कि अगर कहीं भी वो सिस्टर, ठीक है, सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ कुछ भी हो, तो जब भी इसका क्या बनाना हो, जब भी इसका प्लूरल बनाना होता है तो लॉज में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यानी लास्ट वाले पार्ट में लॉ, सिस्टर इन लॉ होता है, ना कि सिस्टर इन लॉज, ठीक है। लॉज नहीं होता है, तो LAW के साथ हम लोग यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये इस रूल को आप ध्यान रखेंगे। इसका जो मेन पार्ट है सिस्टर, उसमें हम यस लगाएंगे, ठीक है। ब्रदर अगर रहता तो ब्रदर्स, मदर रहता तो मदर्स। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, माई सिस्टर इन लॉज, तो यस यहाँ से काटेंगे और सिस्टर के आगे क्या लगा देंगे, यस। माई सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप बताएं, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से आप कमेंट करें। देखिए बीच में जो रूल आ रहा है, अगर आपको वो रूल आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, दीज काइंड। अब समझिए दीज क्या है आपका, दीज क्या है साथियों, प्लूरल है ना। दीज क्या है, प्लूरल है। तो दीज आपका अगर प्लूरल है तो इसके साथ जो आएगा, देखिए दीज काइंड सही होगा, या मैं आपसे ही पूछता हूं दीज काइंड सही होगा या फिर दीज काइंड्स सही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो सही होगा साथियों, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। यहां पर काइंड्स का प्रयोग, दीज के साथ काइंड्स का प्रयोग करते हैं, काइंड का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका फिलर्स का सवाल है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं क्या सवाल है साथियों कि द एम्प्लॉय डिड नॉट खाली स्थान टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर। यह क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपको बतलाना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं आप। चलिए समझते हैं साथियों। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रीसीड, एक्सीड, कंसीड और रीसीड। तो सबसे पहला बात तो कि चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए ना, तब तो आप वहां पर जाके भरेंगे, जो भी सुटेबल होगा वो वहां पर क्या करेंगे, खाली स्थान पर जाके भरेंगे। तो सबसे पहले समझिए, देखिए अगर कहीं भी प्रीसीड का यूज हो रहा है, मैं बारी बारी से सारे ऑप्शन को बता दे रहा हूं, कहीं भी अगर प्रीसीड का यूज हो रहा है तो प्रीसीड का मतलब क्या होता है साथियों, किसी से पहले, है ना। कोई भी स्थान किसी भी व्यक्ति से पहले के सेंस में प्रीसीड का यूज करते हैं। और एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। एक्सीड का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीड, ठीक है। अगर कहीं पर कंसीड है, कंसीड, तो कंसीड का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो देखिए आप ही सोचिए यहाँ पर सुटेबल क्या जा रहा है। चलिए रिसीड का मतलब भी मैं बता देता हूँ। रिसीड का जो मतलब होता है साथियों कि कोई भी बुरी चीज है उसका जो इंटेंसिटी में कमी होना, है ना, कोई भी बुरी चीज की तीव्रता में कमी होना,
इसको हम लोग कहते हैं रीसीड। तो चारों ऑप्शन का मैंने हिंदी आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो सुटेबल जाएगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड ज़्यादा सुटेबल है। द एम्प्लॉय, देखिए जो भी एम्प्लॉय होगा, डिड नॉट खाली स्थान टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का आर्गुमेंट को क्या किया, वो स्वीकार नहीं किया, कंसीड, ठीक है, कंसीड यहां पर जाएगा ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कंसीड लिखेंगे। कंसीड यहां पर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ गया, चारों ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें से कोई भी चीज का मतलब अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ही वाज स्वर्ण खाली स्थान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। देखिए इसका ये जो लिखा है स्वर्ण, इसका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैं एक हिंट देता हूं सबसे पहले। ये जो है साथियों, ये स्वीयर का रूप है, SWEAR। इसका मतलब आपको पता होगा, शपथ, है ना, उसी का रूप है ये। चलिए जल्दी से बताएं आप, क्या होगा इसका आंसर। अब यहां से आपको ध्यान ये रखना है साथियों कि स्वीयर जो वर्ड है, ठीक है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन कुछ लेता है। अगर हम इसके साथ आउट लगाएं, स्वीयर आउट, ठीक है, अगर हम इसके साथ आउट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्वीयर आउट का प्रयोग साथियों किसी की गिरफ्तारी के वारंट मांगने में करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो रहा है तो वारंट जारी होता है ना, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्वीयर आउट का, ठीक है। स्वीयर आउट का प्रयोग कहां करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति के गिरफ्तारी का वारंट मांगा जा रहा है, स्वीयर आउट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी पद का शपथ ले रहा है तो वहां पर यूज करेंगे, एकदम भूलिएगा मत, वहां पर यूज हम लोग करते हैं स्वीयर इन का। क्या यूज करते हैं, स्वीयर इन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्वीयर का ही तो रूप था, इसके साथ क्या जाएगा, इन जाएगा, IN इन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो है साथियों कंटैंक्रस। ये जो वर्ड है इसका मतलब बताना है, यानी इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। सिमिलर इन मीनिंग, ऐसा वर्ड बताना है जिसका अर्थ इसके साथ मिलता हो, ठीक है। जल्दी से बताएं आप। चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपका लिखा हुआ था, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है साथियों मजाकिया, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जो मजाक ज्यादा करता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे लिखा है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है, देखिए रिमोर्सफुल का यूज तब हम लोग करते हैं जब कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर दिया और बाद में उसको क्या हो रहा है, बाद में उसको हो रहा है पश्चाताप हो रहा है ना, मतलब रिग्रेट, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं रिमोर्सफुल का, ठीक है। डलनेस आपको पता है, डल, कोई बहुत ज्यादा डल है। लेकिन ये जो वर्ड था आपका, ये जो वर्ड था, इसका मतलब होता है झगड़ालू। इसका मतलब क्या होता है साथियों, झगड़ालू इसका मतलब होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा सबसे झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है, तो उसका सेम मीनिंग जाएगा क्वेरलसम। क्वेरल का मतलब आपको सबसे पहले पता होगा, क्वेरलसम लग गया, झगड़ालू हो गया ना। क्वेरलसम मतलब क्या होता है, झगड़ालू, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे से छोटी छोटी बात पर क्या होता है, लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अगले वर्ड पर चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कन्नॉइजर। कन्नॉइजर का मतलब होता है कोई भी चीज में, कला हो या संगीत हो, कोई भी चीज का जो पारखी होता है। पारखी मतलब क्या, जो मतलब बहुत ज्यादा जानकार होता है, पारखी होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा कि हीरे की परख क्या होती है, वो पारखी को ही होती है ना। और दूसरे लोग उसे शीशा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर पारखी है तो पारखी क्या करता है, हीरा को पहचान लेता है कि ये जो है, ये जो पत्थर है, ये जो शीशा है, ये हीरा है, ठीक है। वो उसे पहचान लेता है। तो ये जो वर्ड है साथियों, ये भी सेम मीनिंग जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है आपका पारखी, ठीक है। अब देखिए सिमिलर मीनिंग जाना है, तो अगर मतलब आपको पता नहीं भी होता, देखिए नैरो माइंडेड क्या है, दो तरीके मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको सॉल्व करने का। देखिए नैरो माइंडेड क्या, आपका निगेटिव वर्ड है। देखिए ये तो आपका क्या था, पारखी पॉजिटिव वर्ड था, नैरो माइंडेड निगेटिव वर्ड। अन, देखिए सिविलाइज्ड पॉजिटिव था, उसके आगे अन लग गया, ये भी निगेटिव, ठीक है। डिसिसिव मतलब होता है निर्णायक, तो ये भी यहां जाएगा नहीं। आपका एक ही वर्ड बच रहा था, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर डायरेक्टली मार सकते थे, ठीक है।
दूसरा तरीका डायरेक्टली मीनिंग जानकर, ठीक है। तो इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। कन्वर्जर मतलब क्या होता है, कला या संगीत का पारखी। डिसिसिव मतलब होता है साथियों निर्णायक, ठीक है। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज निर्णायक क्षण है ना, निर्णायक क्षण चल रहा है, निर्णायक मोड़ पर मैच आ गया है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। क्लियर। नैरो माइंडेड मतलब होता है बहुत छोटी सोच वाला व्यक्ति, नैरो माइंडेड, ठीक है। अनसिविलाइज्ड आपको पता है। यहां पर जो सही आंसर जाएगा साथियों वो आपका होगा डिसर्निंग जज। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जज जो बहुत ज्यादा जानकार हो। जज मतलब क्या होता है, जज मतलब निर्णायक है ना, सॉरी जज मतलब क्या, मतलब किसी भी चीज को जज करने वाला, पारखी, ठीक है। डिसर्निंग जज बहुत ज्यादा जानकार हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला साथियों आपका अपोजिट इन मीनिंग, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम्स आपको बतलाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों न्यूगेटरी। क्या है आपका, न्यूगेटरी। इसका आपको बताना है एंटोनिम्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट है ना, क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं आप। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन है डिल्यूजिव, दूसरा है फ्यूटाइल, तीसरा है अनरियल और चौथा है प्रोडक्टिव। फिर से 2 तरीका देखिए, वर्ड करने का सबसे आसान तरीका होता है पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। देखिए डिल्यूजिव वर्ड आपको कैसा दिख रहा है, आप खुद से बताएं। डिल्यूजिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है, अच्छा वर्ड दिख रहा है, निगेटिव वर्ड है ये, है ना। डिल्यूजिव क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगा। अनरियल क्या, निगेटिव वर्ड है, अनरियल, रियल नहीं है वो, अनरियल है। फ्यूटाइल ये भी निगेटिव वर्ड है। प्रोडक्टिव आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो सबसे पहला तरीका डायरेक्टली इस तरीके से टिक आउट कर सकते थे। दूसरा तरीका ये है साथियों कि ये जो वर्ड लिखा है न्यूगेटरी, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो बेकार हो चुका हो, निरर्थक हो, बेकार हो, ठीक है। अब अगर आपसे इसका सिनोनिम्स पूछता तो आंसर क्या हो जाता, अगर इसका आपसे सिनोनिम्स पूछता तो ये जो है फ्यूटाइल इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे सिनोनिम्स तो पूछा नहीं था, आपसे क्या पूछा था, एंटोनिम्स। तो देखिए ये तो नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में है साथियों डिल्यूजिव मतलब होता है धोखे से भरा हुआ, ये भी नहीं होगा। अनरियल मतलब जो वास्तविक नहीं हो, ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र बचा आपका ऑप्शन प्रोडक्टिव। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों नीव। नीव का मतलब क्या होता है देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है, नीव का मतलब होता है साथियों सीधा साधा भोला भाला। नीव का मतलब क्या होता है, सीधा साधा भोला भाला। इसका एंटोनिम्स बताना आपको, जल्दी से बताएं आप। देखिए फिर से, अगर आपको इसका सिनोनिम्स पूछा जाता तो क्या लगाते आप, कैंडिड। कैंडिड का मतलब भी सेम होता है, सीधा साधा भोला भाला, ठीक है। सिंसियर मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा सिंसियर, बोलते हैं ना कि आप एग्जाम के प्रति सिंसियर नहीं हो, है ना, ज्यादा जागरूक नहीं हो, सिंसियर रहें। क्रेडुलस मतलब होता है कि विश्वासी कह सकते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। आर्टफुल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति या फिर चतुर व्यक्ति, है ना, बहुत ज्यादा धूर्त है, बहुत ज्यादा चतुर है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टफुल। क्लियर। तो देखिए नीव मतलब हो गया सीधा साधा, तो आर्टफुल मतलब क्या हो गया, चतुर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेज। सबसे पहला सवाल है आपका इडियम्स का, मीली माउथेड। सबसे पहला सवाल क्या है, मीली माउथेड। देखिए मीली माउथेड का मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं बोलना, ठीक है, किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं बोलना, उसी को हम लोग बोलते हैं मीली माउथेड। तो अगर इसका सही ऑप्शन देखना हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है सॉफ्ट स्पोकन। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको सही से नहीं बोला गया हो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्पोकन। अब ध्यान रखिए ट्रिक, कैसे इडियम्स को याद रखेंगे। देखिए मीली माउथेड, माउथ मतलब मुंह, मुंह में आपका क्या, मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है ना। तो आपके मुंह में भोजन भरा हुआ है, ठीक है, मुंह में कोई भी चीज है ना खा रहे हैं आप, वो भरा हुआ है। तो जब भरे हुए मुंह से आप कोई भी चीज बोलना चाहेंगे तो वो क्लियर से बोल पाएंगे क्या, आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सॉफ्ट स्पोकन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 10, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कभी कभार, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार।
तो देखिए ओकेजनली मतलब तो होता है खास ओकेजन पर, फाइनली मतलब अंततः, टोटली नहीं, इरेगुलरली इसका मतलब क्या होता है कभी कभार, है ना, रेगुलर नहीं है आप, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी कभी मतलब एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं तो पढ़ना बैठते हैं, एक दिन तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं लेकिन अगला 4 दिन गोल हो जाता है उनका, तो उन पर ये इडियम्स एकदम सुटेबल बैठता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्लियर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। क्या लिखा हुआ, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड बाय हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। अब देखिए ये सवाल जैसे ही आपको दिखा तो दो चीज आपको जरूर दिखा होगा। क्या क्या दो चीज दिखा, सबसे पहला तो नॉट ओनली, दूसरा बट ऑल्सो। क्या क्या दिखा, नॉट ओनली दिखा, दूसरा बट ऑल्सो दिखा। आपको पता है कि जब भी पेयर वर्ड आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो है पेयर वर्ड, तो जब भी पेयर वर्ड आते हैं तो पेयर वर्ड के पहले और पेयर वर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर जाएगा सेम, मतलब एक पेयर वर्ड के बाद, मतलब पेयर वर्ड में पहले वर्ड के बाद जो जाएगा वही दूसरे वर्ड के बाद जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको इंप्रूव किस वाले पार्ट में करना है, इस वाले पार्ट में इंप्रूव करना है, ये तो फिक्स हो गया आपका, इसमें कोई इंप्रूव नहीं। तो समझिएगा, देखिए बट ऑल्सो के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है, बट ऑल्सो के तुरंत बाद क्या है, विद, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है V4, बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग। कहने का मतलब अगर बट ऑल्सो के बाद विद है उसके बाद प्रोवाइडिंग है तो नॉट ओनली के बाद भी एक होना चाहिए विद के जैसा, और उसके बाद फिर से होना चाहिए V4। किसमें दिख रहा है आपको, देखिए नॉट ओनली के बाद 2 तो सही है लेकिन इसके बाद V4 नहीं है, कट, ऑप्शन कट है ना। ऑप्शन नंबर सी में देखिए नॉट ओनली के बाद डायरेक्टली हेल्प आ गया, ऑप्शन कट, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट, नॉट ओनली के बाद हेल्प, ये भी कट। ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों, नॉट ओनली के बाद देखिए लिखा हुआ है बाई, जो विद के जगह आया है ना, विद बाई सेम एकदम, और इसके तुरंत बाद आपका गिविंग है यहां पर दिया हुआ, तो एकदम जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्या हुआ, मैच कर गया। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे पेयर वर्ड जब भी हो साथियों, हमेशा आप एक दूसरे को कंपेयर करना है, बिल्कुल आसान, रीजनिंग के जैसा एकदम एकदम कंपेयर करिए, जैसा उस जो फिक्स है उसके बाद जो जैसा है, जो मतलब फिक्स नहीं है उसके बाद भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको बना देना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम हमेशा वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। देखिए हैज फिनिश्ड यहां पर आपको इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहला फिनिश्ड, दूसरा विल हैव फिनिश्ड, तीसरा आप यहां पर लिख लिया अपने मन से, एक यहां पर ऑप्शन कटा हुआ है वो दूसरे वाले पार्ट में चला गया, यहां पर आप लिखेंगे हैड फिनिश्ड, और चौथा नो इंप्रूवमेंट। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वी खाली स्थान आवर लंच हाफ एंड आवर अगो, हमने क्या किया, आधे घंटे पहले लंच को साफ कर दिया है ना, मतलब पूरा खत्म कर दिया, चट कर गया लंच खत्म हो चुका है, तो पास्ट में चला गया ना। हैज का प्रयोग कभी कर सकते हैं क्या, नहीं। हैड फिनिश्ड नहीं होगा, विल हैव ये तो फ्यूचर चला गया। एकमात्र ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनिश्ड, वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सोचना है, एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। इसका मतलब होता है साथियों कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो पवित्र वस्तुओं को भी क्या कर रहा है, अपमानित कर रहा है, ठीक है, वो अपने बोल में मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे पवित्र वस्तु जो अपमानित हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ड में क्या बोलेंगे। चलिए मैं कुछ देर का समय देता हूं, जल्दी से आप आंसर बताएं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से इसका आंसर आप बताएं आप। चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ये आपको पता होगा। एथेइस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। बेलिकोज मतलब होता है झगड़ालू, एकदम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। डिफेक्शन मतलब क्या होता है, दल बदल, है ना, नेता क्या करते हैं, दल डिफेक्शन, दल बदल मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर लेना, ठीक है, देश हित के लिए, डिफेक्शन हो गया। एथेइस्ट मतलब नास्तिक, बेलिकोज झगड़ालू, डिफेक्शन क्या
दल बदल कर लेना। एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या होता है। ब्लास्फेमी, इसका मतलब वही होता है जो आपका वन वर्ड में लिखा हुआ था, ऊपर में जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र वस्तुओं का अपमान करता है। ठीक है, पवित्र वस्तुओं का अपमान करने वाला क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी कहलाता है। क्लियर साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है खुद के बारे में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आप टिक आउट करोगे? बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन इगोइस्ट, दूसरा इलीट। इलीट का मतलब क्या होता है? देखिए, इलीट मतलब होता है उच्च कुल के, उच्च वर्ग के लोग, इलीट पर्सन, है ना। अब देखते हैं इमेटिक। इमेटिक होता है साथियों जो ऐसा कहें कि एक दवा के रूप में काम करता है, जो उल्टी अगर आपको आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ये काम करता है, इमेटिक। ठीक है, अब 2 वर्ड बचा आपके पास, इगोइस्ट और इगोटिस्ट। देखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। इगोइस्ट और इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? सेम होता है। इगोटिस्ट मतलब भी होता है जो खुद के बारे में ज्यादा हो, है ना, ज्यादा बात करता हो, खुद मतलब हमेशा खुद के बारे में सोचने वाला, खुद के बारे में ज्यादा बात करने वाला, इगोइस्ट या इगोटिस्ट कहिए। क्लियर? आपके किताब में ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, लेकिन ये दोनों होगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है, इगोइस्ट या फिर इगोटिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका साथियों 4 में से खोजना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्या खोजना है आपको? 4 में से कौन ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट है? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा आंसर? देखिए, पहला है एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल सही है। दूसरा है रिम्यूनरेशन, ये भी सही है। तीसरा अप्रेंटिस, ये भी सही है। चौथा वर्ड है साथियों आपका, चौथा वर्ड ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? सोवरेनिटी। ये इसमें कुछ ना कुछ तो गलत दिख रहा है। क्या गलत दिख रहा है? अगर इसको मैं बोलूं सुधार के लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ साथियों, मैं इसको सुधार कर लिखता हूं, SOVER EI। यहां पर क्या था? IE, यहां पर क्या होगा? EI, और बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, क्या गलत था? यहां पर IE को अपोजिट कर दिया गया था। EI के जगह, सॉरी, IE के जगह पर क्या होना चाहिए? EI होना चाहिए। क्लियर? अब ये आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको साफ करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या एरर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका ट्रैंक्विलिटी, दूसरा है परजिवरेंस, तीसरा रिप्लेंडेंस, और चौथा एकोमोडेशन। देखिए एकोमोडेशन तो बिल्कुल सही है, ये तो एकदम करेक्ट हो गया। ट्रैंक्विलिटी भी सही है आपका, रेस्प्लेंडेंस भी सही है, ये भी बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने वर्ड पहले से पढ़ रखा है परजेवरेंस, तो आपको पता होगा परजेवरेंस होता है, इसमें क्या लिखा? परजेवरेंस, RE नहीं होता साथियों, यहां पर क्या होता है? यहां पर ई के जगह पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। परजेवरेंस होता है, ठीक है, RANCE। ठीक है, मतलब लगातार प्रयास करते रहना, परजेवरेंस, यही इसी को क्या कहते हैं? लगातार प्रयास। ठीक है, ऊपर था सोवरेनिटी, मतलब होता है संप्रभुता, अगर किन्हीं को डाउट होगा तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। आ चुका है आपका पाराजंबल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे समझने लायक पाराजंबल का सवाल होता है। ठीक है, तो एकदम कंसस हो जाए, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पाराजंबल को बनाएंगे, और बिल्कुल कम टाइम में। देखिए बनाना जरूरी नहीं होता है, आप कितना कम टाइम में बनाते हैं वो जरूरी होता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पी में लिखा हुआ है इन अदर कंट्रीज। ठीक है, आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इन अदर कंट्रीज लिखा हुआ ना, मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं कंट्रीज के बारे में बात किया होगा। उसके नीचे देखिए इन सम कंट्रीज, मतलब सबसे पहले आएगा इन सम कंट्रीज और बाद में क्या जाएगा? इन अदर कंट्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिलेट कर पा रहे हैं? सबसे पहला होगा इन सम कंट्रीज, बाद में होगा इन अदर कंट्रीज। पेयर क्या बना आपका? क्यू और पी का पेयर बना। क्या पेयर बना? पेयर बना क्यू और पी, मतलब सबसे पहले क्यू आएगा बाद में पी आएगा। देखिए इसमें क्यू के बीच में आर आ गया, ये तो नहीं होगा। इसमें भी क्यू पी का पेयर नहीं है, नहीं होगा। इसमें देखिए क्यू पी का पेयर नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बनाया जाता है सवाल। ठीक है, और जो भी मतलब जिनका भी इंग्लिश में बढ़िया नंबर आता है ना, बिल्कुल सेम चीज फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सारा एकदम पी क्यू आर एस सारा कुछ अरेंज करके ही देखते हैं।
ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कहां से शुरू कर सकते थे, देखिए सबसे बढ़िया वर्ड लग रहा है आर, फ्रस्ट्रेशन इज अ ग्लोबल कैंसर, सबसे आसान है ना, सबसे बढ़िया एकदम, शुरुआत यहां से हो सकता था। अब देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ पी से शुरुआत हुआ है, क्यू से, यस से, ये तीनों होगा नहीं, चूंकि ये आर है, आर से ही शुरुआत करेंगे, फिर से अगेन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। कुछ टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप बताएं साथियों कि शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं, शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं। या देखिए यहां लिखा हुआ ही से शुरुआत तो कभी करेंगे नहीं, ठीक है, ही से कभी हम शुरुआत करेंगे नहीं। नीचे देखिए ईट से शुरुआत करेंगे नहीं, हम ईट से शुरुआत नहीं कर सकते। तो देखिए क्यू और यस वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, देखिए यहाँ क्यू से शुरू किया गया था, ये खत्म, यस वाला ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब यहां पढ़िए द रियल पर्पस अंडरलाइंग, देखिए द रियल पर्पस अंडरलाइंग दिस किसके लिए आया, दिस मैक्सिम, ये भी शुरुआत में नहीं जा सकता। एकमात्र ऑप्शन बचा है आर, मैन इज समथिंग मच ग्रेटर देन एन इंटेलिजेंट बीइंग, बस आपका एक ही ऑप्शन, एक ही बचा था आर, आर से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। चूंकि कहीं भी आपका प्रोनाउन आता है वहां से शुरुआत नहीं करते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो तो प्रोनाउन के पहले जरूर कोई ना कोई नाउन आया होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, क्लियर। तो देखिए इसको मैंने कट किया था, इसको मैंने कट किया था, इसको मैंने जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया, आपका क्या आ गया, आर से शुरुआत। देखिए किस वाले ऑप्शन में आर से शुरुआत दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एकदम बिल्कुल कम टाइम में 5 से 6 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। एकदम फटाक से देखिए, आंसर कमेंट करिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या करना है, एकदम फटाक से देखना है, रिलेट करना है, 2 पेयर बनाना है, शुरुआत देखना है, अंत देखना है। कुछ कुछ तरीके होते हैं, उन सारे तरीके को मैं आपको बताता चलूंगा। देखना है, आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है एक्टिव पैसिव का, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे आसान पार्ट ये समझिए, बोनस वाला पार्ट होता है। व्हाई डू यू वेस्ट मनी, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, देखिए यहां पर डू है, ठीक है, इसका क्या बनना चाहिए था, इसका बनना चाहिए था कि देखिए इज एम आर बनेगा, डू का क्या बनेगा साथियों, डू का क्या बनेगा, इज एम आर बनना चाहिए था। अब देखिए इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा। अब देखिए इज मनी ये तो ठीक है, इज मनी ये भी ठीक है, ये वाला तो खत्म हो गया यहां पर, देखिए ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। इज यहां भी ठीक है, इज यहां भी ठीक है, लेकिन आगे बढ़िए, इज के बाद बीइंग लिखा हुआ है, यहां पर कोई V4 आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी खत्म। इज के बाद बीन दिया है, यहां पर कुछ वैसा दिखा क्या, नहीं, इज के साथ बीन नहीं होता ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बीन यहां नहीं होगा, तो आपका एकमात्र ऑप्शन बच रहा है। जरूरी नहीं कि हम एकदम एग्जैक्ट आंसर तक ही पहुंचे, 3 ऑप्शन को हमने क्या किया, इलिमिनेट कर दिया, जो बचा वही आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यहां देखिए मनी के बाद इज, मनी के लिए इज का प्रयोग हुआ, व्हाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है नरेशन का, ये भी बोनस ही जाता है, बोनस ही सवाल होता है, क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है। ये तो कंफर्म होना चाहिए कि कभी भी एक्टिव पैसिव और नरेशन में कभी भी आपका गलती ना हो। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड विल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। ठीक है, डॉक्टर क्या बोला कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, बताएं आप, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ऑप्शन देखते हैं, देखिए ये तो पॉजिटिव था, तो निगेटिव होगा क्या, कुडंट नहीं होगा, यहां भी कुडंट नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो यहां खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बच रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में पढ़िए द डॉक्टर वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुआ क्या, यहां पर यहां कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात ही नहीं थी, वो तो जानना चाह रहा है ना कि बताएं आप, मैं आपकी क्या मतलब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो आपका डी भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा ऑप्शन नंबर ए, द डॉक्टर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आता है बारी, ये आपका क्या साथियों, क्लोज टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिगर को मैं बड़ा कर देता हूं, चलिए अब क्लियर एकदम दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये आपका क्लोज टेस्ट समझना, ये 5 नंबर, और मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि 5 नंबर ये ऐसा होता है कि अगर ये एक बार आपने इसे समझ लिया कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो 5 दूना 10 नंबर कोई नहीं काटने वाला, और एक गलती की वजह से आपके 10 में से मैक्सिमम नंबर खतरे में होता है, और कभी कभी तो पूरा
पूरा पैसेज ही गलत चला जाता है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको, रीड करेंगे, ठीक है। तो मैं टाइम देता हूं, जल्दी से आप 1 मिनट के अंदर रीड करें इसको, ठीक है, जल्दी से रीड करने का प्रयास करें। आई होप आपने इसे रीड कर लिया होगा, क्लियर। देखिए, अगर आपने इसे रीड किया तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये जो क्लोज टेस्ट है ये किसके बारे में कहा गया है। तो ये अभी जो इतना मतलब लगातार चलते जा रहा है, साइंस आगे जाते जा रहा है, ठीक है, जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ भविष्य में होने वाले नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, बारी बारी पढ़ते हैं और आंसर इसका खोजते हैं। क्या लिखा हुआ, द वर्ल्ड हैज सीन अ खाली स्थान ग्रोथ। तो देखिए, खाली स्थान में क्या भरेंगे, पॉजिटिव वर्ड, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है ना, पूरे दुनिया में क्या बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुका है पहले के कंपेयर में। तो यहाँ पर देखिए मेयर नहीं जाएगा, हार्डली निगेटिव वर्ड ये भी नहीं जाएगा, स्लो नहीं, आपका एक ही बच रहा था ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ क्या भरेंगे, द वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, ये क्लियर हो गया, ट्रेमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कॉमा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉमा कम्युनिकेशन कॉमा मेडिसिन कॉमा एजुकेशन ईटीसी हैव सीन। देखिए, इसके बाद यहाँ क्या बोला था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ यही सब में तो हो रहा है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में जाएगा, बहुत अधिक, इक्वल, सब में बराबर बराबर ग्रोथ, ऐसा कहाँ बोला है ना, हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में थोड़ा कम हो, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव तो होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल ना के बराबर होगा नहीं, एक ही बच रहा है, अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब भी वही होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसके सेंस में होता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वी कैन सेफली, देखिए आगे मैं पढ़ता हूं साथियों, वी कैन सेफली एज्यूम दैट द फ्यूचर इज नॉट एज, द फ्यूचर इज नॉट एज, क्या, फ्यूचर इज नॉट एज, देखिए खाली स्थान एज, यहां पर क्या होगा, निगेटिव वर्ड जाएगा, निराशाजनक, एज वंस अपीयर टू बी, ब्लीक, ब्लीक मतलब क्या होता है, निराशाजनक, ठीक है, यहां पर क्या भरेंगे, एज ब्लीक एज, वंस अपीयर टू बी। आगे पढ़ते हैं, वी आर नॉट बाई अ विजन ऑफ हंग्री हॉर्ट्स ओवरवेलमिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेस, ठीक है, वी आर नॉट बाई अ विजन ऑफ हंग्री हॉर्ट्स ओवरवेलमिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेस। कहने का ये मतलब जा रहा है साथियों, कितना होने के बावजूद भी कई जगह क्या है, बहुत सारे भूखे लोग हैं ना, भूखमरी की बहुत मतलब कई जगह पर पैसे जब आप पढ़ेंगे तो एक तरफ तो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, दूसरा तरफ दिखा रहा है कि कई लोग, ठीक है, अगला सेंटेंस में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कई लोग क्या है, भूखे हैं, है ना, अगला देखिए पढ़िए और ज़्यादा क्लियर होगा, ऑल दो इट इज, यहाँ क्या भरेंगे, इट इज़ ट्रू डैट, ये सही बात है, इट इज़ ट्रू डैट मेनी पीपुल स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब क्या, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलप्ड नहीं, विकसित देश नहीं, डेवलपिंग, विकासशील, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या है, भूखे हैं, इलिटरेट हैं, है ना, मतलब शिक्षित नहीं है वो, ठीक है, इलिटरेट हैं, एंड खाली स्थान टू डिजीजेज, देखिए डिजीज से क्या है वो, ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो ग्रसित के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रोन टू। अब यहां पर आप एकदम नोट करिएगा प्रोन वाले वर्ड को, चूंकि बहुतों बार रिपीट हुआ है, PRONE, ये जो वर्ड है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, PRONE, प्रोन टू, प्रोन टू का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी से, किसी चीज से आसानी से ग्रसित हो जाना, ठीक है, क्या होता है, आसानी से ग्रसित हो जाना, ठीक है, प्रोन टू, ये क्लियर हो गया। तो ये था साथियों आपका सेट नंबर 16, और आशा करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्लियर। फिर मिलेंगे कल सेम समय पर, और आप कोशिश ये करेंगे इसमें जो भी रूल आपको पता नहीं था उसको आप एक नोटबुक में नोट करते जाएंगे, जो भी वर्ड आपको पता नहीं था उसको भी नोट करते जाएंगे, ठीक है, और कंटिन्यूअस हम लोग ये जो सेशन है ये कंटिन्यूअस लगातार चलते चला जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू, जय हिंद।